हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपकी सीटेट की तैयारी चल रही होगी। तो आज बच्चों हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ हम आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल को भी समझेंगे। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल क्या होता है, आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। बहुत अच्छा रहने वाला है लेक्चर, तो प्लीज़ पे अटेंशन। अपनी नोट्स जो भी आप बना रहे हैं उसको निकाल के रखिए और साथ के साथ हम PYQs भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है बच्चों, प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली सबसे पहले हम थ्रस्ट को कवर करेंगे। सो थ्रस्ट होता है क्या है, देखो थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस पे दो तरीके के फोर्स लग सकता है। जैसे मान लो ऐसे समझो कि एक बॉल है, मान लो एक बॉल रखिए और एक फ्लूइड है हमारे पास, एक लिक्विड है, उसके अंदर एक बॉल गिर रही है ना। तो जो लिक्विड है वो इस पे दो तरीके से फोर्स लगाता है। कैसे? एक तो नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलरली, ऐसे नॉर्मल बोलूँ या परपेंडिकुलर बोलूँ एक ही बात है। ठीक है, एक तो नॉर्मल इस तरीके से जितने भी नॉर्मल फोर्स लगते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं, जैसे मान लो इस पे फोर्स लग रहा है ना, तो वो फोर्स हमारे क्या होते हैं, थ्रस्ट होते हैं। क्या होते हैं? थ्रस्ट। तो नॉर्मल फोर्स या थ्रस्टिंग परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। लेकिन अगर ऐसे लग रहा हो टेंजेंशियली का मतलब एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को सिर्फ एक पॉइंट पे छू के जा रहा हो। जैसे मान लो ये बॉडी है, इसके साइड में ऐसे टच के एक पॉइंट को छू के जा रहा है, तो इस फोर्स को बोलेंगे हम टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो जो फोर्स यानी थ्रस्ट एक फोर्स ही है, पर कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल नहीं, कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स है, जो परपेंडिकुलरली लग रहा हो। क्लियर है बेटा? चाहे बेसिक से इस पॉइंट पे लग रहा हो, परपेंडिकुलर लग रहा हो, ऐसा ना हो सिर्फ एक पॉइंट को छू के जा रहा हो। ऐसे नहीं सिर्फ एक पॉइंट को छू के जा रहा हो, ऐसे सिर्फ एक पॉइंट को, नो, परपेंडिकुलर लग रहा हो उस फोर्स पे। ठीक है, चाहे शेप कैसी भी है बॉडी की, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो। क्लियर है बेटा? है ना? तो उस फोर्स को क्या बोले? जैसे एक फुटबॉल है, अब तुम यहाँ किक मार लो, चाहे यहाँ मार लो, यहाँ मार लो, यहाँ मार लो, ये सारे परपेंडिकुलर फोर्स है। लेकिन अगर किक ऐसे साइड से लग के गई है ना, एक छोटे से पॉइंट को छू के गई, तो इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे। तो ये सारे थ्रस्ट हैं। क्या है बेटा? थ्रस्ट है हमारे। तो थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। लेकिन प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कितने एरिया पे लग रहा है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। जितना ज़्यादा एरिया, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। प्रेशर की वैल्यू कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना बेटा। देखो, इन्वर्स का मतलब है कि अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। डायरेक्ट का मतलब है ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, है ना। ये डायरेक्ट है, ये इन्वर्स है। ठीक है, ओके। तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स जो लगा है वो कितने एरिया पे लगा हुआ है। क्लियर है? तो प्रेशर एक डिफरेंट चीज़ है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है। लेकिन थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट तो एक फोर्स है। थ्रस्ट एक फोर्स है, क्योंकि फोर्स के दो टाइप है हमारे, टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री पे लगा हुआ है जो फोर्स है वो हमारा थ्रस्ट होता है। और प्रेशर का फॉर्मूला अलग होता है। प्रेशर होता है कितने एरिया पे, है ना, कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं हम प्रेशर। प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है। लेकिन थ्रस्ट का फॉर्मूला, थ्रस्ट एक फोर्स है। थ्रस्ट सिर्फ एक फोर्स है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? थ्रस्ट की यूनिट होगी न्यूटन। और फोर्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊपर चला जाएगा तो ये पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पास्कल। क्लियर है? तो थ्रस्ट और प्रेशर का डिफरेंस समझ में आ गया कि कितने एरिया पे, मान लो अगर ये कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। अगर एरिया मेंशन है तो इसका मतलब वो प्रेशर है। क्या है बेटा? प्रेशर। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे थ्रस्ट क्या हो गया? टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली और अ सरफेस, किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे लगने वाले फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। लेकिन प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब
थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट भी तो एक फोर्स है अपॉन एरिया, इसको ही हम बोलते हैं प्रेशर, यानी फोर्स अपॉन एरिया हो गया एक तरीके से। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। तो कभी भी थ्रस्ट है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टनेस ऑफ सरफेस ऑन विच थ्रस्ट एक्ट, कि किस सरफेस पे, क्योंकि इसमें एरिया आ रहा है, इसमें एरिया नहीं आता है, इसलिए हमारा ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसकी यूनिट न्यूटन होती है, इसकी यूनिट पास्कल होती है या न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्लियर है भाई? आगे चलो, अब बात करते हैं हम एयर प्रेशर। अब प्रेशर तो कई टाइप का होता है ना, जैसे किसी सॉलिड सरफेस का है ना, मान लो मैंने इसको चुबा रहा हूँ अपनी हथेली पे या हाथ में, तो ये अलग प्रेशर है। लेकिन कुछ एयर प्रेशर की भी बात करते हैं, एक प्रेशर भी होता है, एक एयर प्रेशर। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ हमारी अर्थ है ना, जो अर्थ चारों तरफ एक एयर के एनवलप से घिरी हुई है, एयर का वातावरण है चारों तरफ, और ये जो एयर है ये कंटिन्यूसली हमारे ऊपर एक प्रेशर जनरेट करती है। ग्रेविटी इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि जिसकी वजह से हम अर्थ सरफेस पे लाई करते हैं, एयर प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। एयर प्रेशर हमारे ऊपर लगातार लगा रहता है, एयर प्रेशर। और अगर बात करें 1 इंच, बहुत ज़्यादा होता है बेटा, ये 1 इंच स्क्वायर क्यूब में, यानी 1 इंच क्यूब में, मतलब 1 इंच क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 इंच चौड़ा, 1 इंच लंबा, 1 इंच गहरा अगर कोई बॉक्स हो तो उसके अंदर कितना प्रेशर होगा, कितना 14.7 पाउंड, 14.7 पाउंड जितना क्या होगा, इतना एयर प्रेशर रहेगा उसमें। क्लियर है बेटा? बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? 14.6 पाउंड पर स्क्वायर इंच के आसपास हमारा एयर प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है बेटा? ओके, ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। अब एयर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। कितनी इसकी यूनिट देखें हम, जब सबसे पहले एयर प्रेशर मेज़र करने के लिए हम मरकरी यूज़ करते हैं, और एक डिवाइस होता है टू मेज़र द एयर प्रेशर जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? बैरोमीटर। बैरोमीटर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर, ये दो डिवाइस होते हैं जो डिवाइस टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना आप। ओके बेटा? ओके। और इसको मरकरी की हेल्प से इसको मेज़र करते हैं हम। ठीक है, 1 mm ऑफ मरकरी। ये मरकरी का क्या रोल है कि एक एक्सपेरिमेंट किया था टॉरिसेल्ली ने, उसने ये बताया था कि मरकरी के टब में अगर हम 1 मीटर लंबी ट्यूब, उल्टी ट्यूब रख दें, है ना, तो उसके अंदर जो मरकरी है वो कितनी हाइट तक चढ़ जाता है? 76 सेंटीमीटर तक, या 760 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, तो 760 मिलीमीटर तक चढ़ जाएगा, यानी आधे से ज़्यादा भर जाएगी उल्टी ट्यूब। तो दिस इज़ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, 76 सेंटीमीटर तक वो जो मरकरी है वो ऊपर चढ़ जाता है। दिस इज़ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है 1 mm ऑफ मरकरी होता है 1 टॉर के बराबर। 1 टॉर होता है हमारा इतना पास्कल। ठीक है, 1 बार होता है इतना पास्कल, और 1 मिली बार होता है 10⁻²⁴ पास्कल। मतलब वैसे यूनिट होती है, देखो यूनिट वैसे पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस यूनिट याद रखना। यूनिट ऑफ प्रेशर, चाहे कोई भी प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो चाहे कोई भी हो, उसकी प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM। क्या होती है बेटा? ATM या फिर 1 पास्कल। ओके, 1 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? ओके, बस ये 2 चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और मैं इसको इतने बढ़िया तरीके से बताऊंगा तुम्हें कि देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि कह रहा है कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम डुबोएंगे, है ना, किसी लिक्विड में या फ्लूइड के अंदर, जरूर नहीं पानी, कोई भी लिक्विड, उसके अंदर डुबोएंगे तो उसके वेट में कमी आ जाती है, कम हो जाता है। आप खुद फील कर सकते हो कि जब किसी उसके अंदर डालते हैं तो उसके वेट में थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो कितना कम हो जाएगा?
जितना उसने वाटर डिस्प्लेस करा है। देखो अगर मैं, सुनो मेरी बात, पानी के अंदर इसको डालूंगा मान लो पेन को, है ना, तो जहाँ जहाँ पेन है वहाँ वहाँ तो पानी नहीं है, इसने हटा दिया वहाँ से पानी, ठीक है। तो इसका वेट, अगर इसने मान लो 1 ग्राम पानी हटाया है ना भाई, जो पानी इसने हटाया उसका कुछ तो वेट होगा, 1 ग्राम पानी हटा दिया तो उसका 1 ग्राम वेट कम हो जाएगा, है ना। समझो इसको, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू, कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट अगर एक ऑब्जेक्ट होली और पार्शियली, मतलब होली मतलब पूरा या आधा, सबमर्ज इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, है ना। तो क्यों होता है एक्चुअली, ये थ्रस्ट की वजह से होता है कि जब हम इसको डालते हैं तो थ्रस्ट क्या लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। ये वेट की वजह से नीचे आता है लेकिन थ्रस्ट इसको ऊपर की तरफ धकेलता है। ये थ्रस्ट ही जिम्मेदार है इसके लिए, इसके वेट में कमी होने के लिए, ठीक है। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, ऐसा नहीं बेकार है, क्योंकि थ्रस्ट नहीं होता तो हम स्विमिंग नहीं कर पाते, है ना। सो एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स और इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। और ये थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, थ्रस्ट होगा जितना वेट डिस्प्लेस करा है लिक्विड का। समझ के और समझाऊंगा, देखो ध्यान से और मज़ेदार। देखो ये मान लो आर्किमिडीज है ना। अब आर्किमिडीज क्या करा, झट से पानी में कूद गया। अब जब पानी में कूदा तो इसने कुछ पानी हटाया, जहाँ जहाँ आर्किमिडीज है वहाँ वहाँ तो पानी नहीं है। अब मान लो उस पानी को, इसने इतना पानी हटाया, उस पानी का वजन देख लो इतना, समझ में आया, तो वो किसके बराबर होगा, जितना आर्किमिडीज का वजन है, जितना इसने वाटर डिस्प्लेस करा है। ये पानी का वजन क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस बाय आर्किमिडीज इक्वल टू द आर्किमिडीज, आर्किमिडीज के वेट के बराबर होगा। समझ में आया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अगर वो तैर रहा है तो उतना ही वेट हटाता है ना। तैरने की कंडीशन भी आ जाएगी यहाँ पे, कैसे कि अगर मान लो आर्किमिडीज का ज़्यादा वजन होता, पानी कम डिस्प्लेस किया तो आर्किमिडीज डूब जाता, है ना। अगर वेट डिस्प्लेस, मान लो बॉडी का वेट है, हाँ मैं बॉडी लिख देता हूँ, और यहाँ वेट ऑफ वाटर, है ना। अगर वेट ऑफ बॉडी ज़्यादा होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो बॉडी सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन अगर वेट ऑफ बॉडी, है ना, लेस देन है कितना, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मतलब वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस करा है, ये पानी ज़्यादा है इससे, तो बॉडी क्या होगी, फ्लोट करेगी, है ना, फ्लोट करेगी मतलब। और अगर इक्वल होगा तो बॉडी सबमर्ज हो जाएगी। सबमर्ज मतलब आधी डूबेगी आधी तैरेगी। क्लियर है बेटा, समझ में आए। तो इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। क्लियर है बेटा, ओके। अच्छा, डेंसिटी का भी कंसेप्ट है, एक डेंसिटी का और बता देता हूँ, कब बॉडी फ्लोट करेगी। डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। सो अगर डेंसिटी, पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब अगर 1 मीटर टैंक, 1 मीटर ऊंचा हो, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा अगर हम टैंक देखें तो उसमें 1000 किलो पानी आता है। क्लियर है बेटा। अगर जिसकी भी डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी वो बॉडी डूब जाएगी पानी के अंदर। क्लियर है। तो जिस भी लिक्विड के अंदर हम बॉडी को रख रहे हैं, अगर उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से ज़्यादा है तो बॉडी डूब जाएगी, ये ध्यान रखना। क्लियर है, सीधी बातों में ही है। अगर मान लो 1001 हो गई तो 1001 वाली डेंसिटी वाली बॉडी इसमें डूब जाएगी। मान लो अगर 900 डेंसिटी है उसकी, 900 kg पर मीटर क्यूब, मान लो मरकरी, कोई हल्की चीज़ देखते हैं, मान लो तेल रख दिया इसमें, और तेल इतने टैंक में 900 किलो आ रहा है ना, तो 900 किलो इसका मतलब वो तेल पानी पे तैरेगा। तो उसकी डेंसिटी अगर, मेरी बात सुनो, उसकी डेंसिटी अगर वाटर से ज़्यादा है तो वाटर में फ्लोट करेगी। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इससे मिलता जुलता है, वो भी तैरने में, लेकिन थोड़ा सा अलग है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो वेट डिस्प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉडी कब फ्लोट करेगी और कब वो करेगी जितना वाटर डिस्प्लेस करते हैं हम, है ना। हम स्विमिंग करते हैं तो हम पानी ज़्यादा हटाते हैं, इसलिए हटाते हैं हम, है ना। सुई डूब जाती है लेकिन बड़ा से बड़ा जहाज़ तैरने लग जाता है। क्यों तैरने लग जाता है? क्योंकि वो ज़्यादा पानी हटाता है, उसकी शेप ऐसे रखते हैं हम ताकि ज़्यादा पानी हटाए। सुई वो वेट नहीं हटा पाती। सुई हम अपने जितना वज़न उसमें कम होता है, मान लो उसमें 1 मिलीग्राम उसका वज़न कम हो गया, लेकिन वो पानी उससे भी कम हटाती है। मान लो वो 0.1 मिलीग्राम हटाएगी, पानी कम हटाती है। सिर्फ इतना बड़ा होने के बावजूद उसकी सरफेस ऐसा रखा है ताकि ज़्यादा पानी हटाए, और उसके वेट से ज़्यादा पानी हटाता है, इसलिए वो तैरता है। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब जैसे ये है 5 किलो की बॉडी है, इसका 2 किलो वेट कम हो गया, इसका मतलब 2 किलो वाटर इसने हटाया है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, 2 किलो कम हो गया इसका। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट अ ब्लंट नाइफ एज़ कम्पेयर टू शार्प वन। देखो मेरी बात सुनो, जब हम नाइफ से, ब्लंट नाइफ का मतलब होता है, एक होता है शार्प, एक होता है ब्लंट।
ब्लंट मतलब जो पैना नहीं होता, खुरदरा होता है थोड़ा सा। ब्लंट नाइफ है, पुराना नाइफ है, वो कट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? देखो, एक जो शार्प होता है, उसकी शार्प होने की वजह से जो शार्प है उसका एरिया कम होगा। देखो, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ब्लंट नाइफ में क्या होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है, धीरे धीरे खुरदरा हो जाता है। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? जबकि शार्प वाले में क्या होगा? शार्प वाले में एरिया ज़्यादा रहता है, शार्प वाले में एरिया कम रहता है और प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो प्रेशर, एरिया कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली है, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। तो नया नया चाकू आता है, जल्दी से अच्छे से काट पाता है, एरिया कम होता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, झट से काट देगा, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया डिक्रीज हो जाता है इसमें। नेक्स्ट, आगे चलो। हाँ, कह रहा द बायोंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स ऑन ए लिक्विड एक्ट्स। हमेशा बायोंट फोर्स अगर एक बॉडी में इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, तो बायोंट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अभी बताया था, वेट नीचे की तरफ लेके जाता है, लेकिन जो थ्रस्ट है हमेशा ऊपर की तरफ धकेलता है ऑब्जेक्ट को। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइक्लोन्स। देखो, साइक्लोन्स का भी कंसेप्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है, देखो प्रेशर, देखो याद रखना बेटा, अगर हीट जनरेट करोगे, कोई चीज़ गर्म होगी, हीट करने पे जो एयर है वो लाइट होती है, हल्की हो जाती है। गर्म हवा हल्की होती है इसलिए ऊपर उड़ जाती है। जब वहाँ से, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर बहुत सारी एयर है, अगर गर्म हो गई, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो वो एयर क्या होगी? ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे एयर कम हो गई, तो इसका मतलब एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो अब क्या होगा? वहाँ से हवा आएगी बहुत तेज, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वो किस तरफ भागता है? प्रेशर जाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो देखो, यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है ना। अभी आप मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई मानसून आ रहा है, क्यों आ रहा है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मानसून भागा आ रहा है यहाँ पे। क्यों आ रहा है भाई? वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी हवा है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ की हवा ऊपर उठ रही है। तो जब इसीलिए साइक्लोन्स आते हैं, आंधी आती है, आंधी का कारण भी यही है। क्लियर है बेटा? तो वार्म एयर राइजेस एंड लो प्रेशर क्रिएटेड। हमेशा जो गर्म हवा है वो राइज होती है, ठीक है, इज़ ट्रू, हाँ ट्रू है, और लो प्रेशर क्रिएट होगा और एयर भागी चली जाएगी, इसलिए साइक्लोन बन जाते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं। समझ में? ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड ए बी सी डी आर लिक्विड। 4 लिक्विड हमारे पास ए बी सी डी है ना। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई चीज़ डी में फ्लोट कर रही है, अगर मान लो एक पत्थर है वो डी में फ्लोट कर रहा है, तो ए बी सी इनमें फ्लोट भी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड ए बी सी डी आर गिवन बिलो। ए बी सी डी 4 लिक्विड है हमारे पास, सबसे ज़्यादा डेंसिटी डी की है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई चीज़ अगर डी में, ए में फ्लोट कर रही है, तो इसका मतलब वो डी में जरूर फ्लोट करेगी, बी में भी करेगी और सी में भी करेगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी डी है भाई, डी सबसे ज़्यादा भारी है, तो डी में सबसे तैरना सबसे आसान होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मान लो इसमें एक पत्थर फेंका, वो इसमें फ्लोट कर रहा है, मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। लिक्विड ए में फ्लोट करेगा या नहीं करेगा? अगर सी में फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ए में फ्लोट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सी की डेंसिटी ज़्यादा है। ए में डूब सकता है, बिल्कुल डूब सकता है क्योंकि ए की डेंसिटी कम है ना। डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो पता है एक डेड सी है, डेड सी के अंदर ना सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर तैरना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। अगर तुम्हें तैरना है ना किसी जगह टब में, अगर तुम्हें तैरना भर भर के नमक डाल दो और आराम से फ्लोट करोगे और लेट जाओ, कभी डूब नहीं सकते क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए अपन से, हम लोगों से ज़्यादा डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सी में अगर वो डूब फ्लोट कर रहा है तो मे और मे नॉट इन लिक्विड है, तो ए में क्या होगा? फ्लोट कर, मे और मे नॉट, या तो बोले कि फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, मे और मे नॉट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी। अगर कोई लिक्विड ए में फ्लोट कर रहा है तो वो बी में मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी। तो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड, अगर ए में फ्लोट कर रहा है तो मे और मे नॉट इन लिक्विड फी, नहीं बी में तो करेगा फ्लोट क्योंकि बी की डेंसिटी ज़्यादा है। समझ में? अगर ए में तैर रहा है तो बी में तो तैरेगा ही तैरेगा भाई, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी, बी में कोई
बी में कोई फ्लोट कर रहा है, श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड ए। अगर बी में कर रहा है तो ये भी क्या रहा है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट इन लिक्विड ए, तो ए में जरूर तैरेगा। अगर बी में नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर मान लो डेंसिटी 800 है उस सब्सटेंस की, तो वो भी तैरेगा, लेकिन इसमें डूब जाएगा वो, है ना। तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है लिक्विड बी में तैर रहा है तो ज़रूर ए में तैरेगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। 800 वाला भी तैरेगा बी में तो, पर 800 वाला इसमें डूब जाएगा। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी, अगर सी में फ्लोट कर रहा है तो श्योरली फ्लोट है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर सी में कोई फ्लोट कर रहा है तो बी में बिल्कुल पक्का करेगा, क्योंकि सी की डेंसिटी बी से ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे हैं? नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमने क्वेश्चंस किए हैं इसके प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ओके, तो ये लेक्चर था छोटा सा, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ठीक है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।